हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि शो दैट, आपको दिखाना है इफ़ x1 एंड x2 आर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स। अगर x1 और x2 स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हों विद कोरिलेशन कोफिशिएंट रो, और उनके बीच जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो रो होना चाहिए बिटवीन देम, देन तब आपको प्रूफ करना है द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। अर्थात आपको दिखाना है कि अगर मेरे पास x1 और x2 दो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं, यानी x1 और x2 जो है दो वेरिएबल हैं जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, जिनके बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट रो है, तब आपको बताना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर के बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो रो स्क्वायर होता है। ओके, वेयर रो इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है। मेरे को गिवन दैट x1 फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विद जीरो मीन एंड वेरिएंस 1। यही तो होता है ना, x1 ये फॉलो करता है, एंड x2 जो है वो भी x2 फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विद जीरो मीन एंड वेरिएंस 1। क्लियर है ना, यही फॉलो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक चीज़ निकल कर के आ रही है कि अगर x1 जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो कर रहा है तो यहाँ से मेरे पास होगा म्यू एक्स जो है, म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो ई ऑफ x1 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 है, वो होगी मेरे पास कितनी, 0। आपको भी पता है। ओके, क्यों होगी? क्योंकि x1 जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से म्यू ऑफ एक्स की बात करता हूँ जो कि मेरे पास होगी ई ऑफ x2, ओके, इस वेरिएट के लिए इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 कितनी होगी, ये भी 0 होगी। क्लियर। अब यहाँ की बात करता हूँ मैं, अगर मैं वेरिएंस ऑफ x की बात करता हूँ, वेरिएंस ऑफ x1 की बात करता हूँ, वो कितनी होगी मेरे पास, 1। क्यों? फिर कह रहा हूँ कि x1 स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है। सिमिलरली अगर मैं वेरिएंस ऑफ x2 की बात करता हूँ, कितनी होगी, वो भी मेरे पास 1 होगी, क्वेश्चन में गिवन है। क्यों? x2 फॉलो करता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को, और ये सारे का सारा मेरे को डेटा गिवन है। क्लियर है ना, यानी मेरे पास जो है, अब ध्यान से सुनना, वेरिएंस ऑफ x1 की बात कर रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ x1 का जो मतलब है वो होता है बेटा ई ऑफ, फार्मूला होता है x1 स्क्वायर माइनस ई ऑफ x1 का कंप्लीट स्क्वायर। यही तो होता है ना फार्मूला वेरिएंस ऑफ x1 का। वेरिएंस का फार्मूला होता है ना ये, देखो ना भाई, वेरिएंस ऑफ x का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, मतलब निकलता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। यही होता है ना फार्मूला, ये सी पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर मैं वेरिएंस ऑफ x1 की बात करता हूँ, ये तो मेरे पास 1 है, 1 इज इक्वल टू ई ऑफ x1 स्क्वायर माइनस के ई ऑफ x1 की वैल्यू मेरे को पहले से ही 0 दे रखी है, 0। तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकल करके आया बेटा, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकला ई ऑफ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू निकल गया 1, निकल गया ना। सिमिलरली, सिमिलर फैशन से, सिमिलरली ई ऑफ x2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 होगी। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ आ चुकी बात। आगे चलते हैं, अगर दोनों वर्ड क्लियर हो चुके तो जो जो मेरे को दिया हुआ है मैं एक बार इसको लिखूंगा, उसके बाद आगे चलूँगा, फिर अगले वाली डेफिनेशन की तरफ जाऊँगा जो मेरे को कैलकुलेट करना है। यानी मेरे को जो दे रखा है बेटा अभी तक, ध्यान से देखना है
मेरे को जो दिया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स वन की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0 और ई ऑफ एक्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू भी मेरे को 0 दे रखा है। वेरिएंस ऑफ एक्स वन की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को 1 दे रखी है। वेरिएंस ऑफ एक्स टू की जो वैल्यू दी हुई है वो भी मेरे को 1 दी हुई है। और मैं कितना निकाल चुका हूँ, ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट कर चुका 1 एंड एक्स वन स्क्वायर ई ऑफ एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये भी मेरे पास 1 है। ये तो मैं सारा कैलकुलेट कर चुका। नाउ ध्यान से देखना है अब आपको। चलो आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वी नो दैट, हमारे पास जो फार्मूला होता है पहले वो देख लेते हैं। वी नो दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है बेटा ये होता है ई ऑफ एक्स वाई, ई ऑफ एक्स इंटू वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट, ये होता है मेरे पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, ई ऑफ एक्स का कंप्लीट स्क्वायर, ओके, गुणा दूसरे वाला सेम फार्मूला होता है जो वेरिएंस की फॉर्म में होता है, ई ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ई ऑफ वाई का कंप्लीट स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट। बीएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या फिर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। ओके, नाउ मेरे को किसका कैलकुलेट करना है। नाउ फार्मूला लगा हुआ आप, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन स्क्वायर एंड एक्स टू स्क्वायर, जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। देखो भाई क्या होगा, इस फार्मूले के अंदर जो है ना आप वैल्यू डालो सीधा, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है x बराबर पुट करो आप एक्स वन का स्क्वायर, y बराबर पुट करो आप एक्स टू का स्क्वायर। देखो ना आप एक्स वन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल जाएगा एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर का, ओके। ये वाली वैल्यू पुट करूँगा मैं, दोनों की दोनों, फार्मूला ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा पुटिंग इन अबव रिजल्ट। डाल दो वैल्यू, देखता हूँ क्या निकलता है भाई। तो यहाँ से जो मेरे पास निकल करके आएगा कितना निकलेगा भाई, ये हो जाएगा रो ऑफ यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन स्क्वायर इंटू कोमा एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, एक्स की जगह डाला मैंने एक्स वन स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर क्लियर माइनस ई ऑफ एक्स की जगह हुआ मेरे पास एक्स वन स्क्वायर इंटू ई ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ई ऑफ एक्स वन की पावर कितनी भाई, स्क्वायर तो पहले से ही था, यहाँ पावर 4 हो जाएगी, माइनस ई ऑफ एक्स वन स्क्वायर का स्क्वायर, ध्यान से देखो आप कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स वन डाल रहा हूँ मैं, गुणा अंडर द रूट ई ऑफ वाई की जगह मेरे पास क्या हुआ एक्स टू हुआ, एक्स टू की पावर 4 माइनस ई ऑफ
x2 का कंप्लीट स्क्वायर। यही तो बनाना फार्मूला। आगे की तरफ चलते हैं भाई। इस फार्मूले के अंदर मेरे को वैल्यू डालनी है बेटा, ध्यान से देखना है। अब क्या करूँगा मैं, कैसे करूँगा। इस पेज को रखता हूँ मैं अलग से, और अब मैं अगले वाले स्टेप की तरफ चलूँगा। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन ए, जिसका मैं लास्ट में यूज़ करूँगा। ओके, आगे चलते हैं यहाँ से। बट वी नो दैट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट we know that the moment generating function of bivariate normal distribution क्या होता है भाई, m of t1 t2 इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं है बेटा, एक्सपोनेंशियल होता है, ई की पावर में होता है। ये मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू गलत बोल दिया। ई की पावर μ1 t1 प्लस μ2 t2 प्लस 1/2 t1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 रो t1 t2 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2। यही होता है ना, यही होता है ना। बट क्वेश्चन देखो, अब आप यहाँ से देखो, बट ई ऑफ x1 कितना है, ई ऑफ x1 कितना है भाई, जो कि μ1 के बराबर होता है, बराबर 0 है। ई ऑफ x2 कितना है, बराबर μ2 है, जो कि 0 है। सिग्मा 1 कितना है भाई, सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 है, जो कि 1 के बराबर है। सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के अंदर। इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा, सो दैट मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा t1 t2 इज इक्वल टू e टू दी पावर, ये तो 0 प्लस के 0 प्लस के 1/2, ये हुआ t1 की वैल्यू कितनी, ये तो जो का तुम होगा भाई, t1 स्क्वायर हो गए तो t1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस t2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 रो t1 इंटू t2 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर। यहाँ से रिजल्ट कितना निकला भाई, यहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो निकल करके आया मेरे पास t1 t2 इज इक्वल टू हुआ e टू दी पावर 1/2। ओके, और 1/2 होने के बाद ये हुआ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 रो t1 और t2। नो प्रॉब्लम। मैं इसको कह रहा हूँ कि सपोज दैट, मैंने इसको x के बराबर मान लिया। सपोज दैट x बराबर मैंने रखा 1/2 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस के 2 रो t1 एंड t2। देन तब मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होगा कितना होगा बेटा, m ऑफ t1 t2 इज इक्वल टू होगा e की पावर x, और e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस के x
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा बेटा, यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी होती है। जब मैं एक्स की वैल्यू दोबारा से पुट करूँगा तो ये कितना निकल करके आएगा बेटा, एम ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की वैल्यू डालो आप, ये होगा 1/2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस के 2 रो T1 T2 प्लस ये तो एक्स स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 2 तो ये हुआ, प्लस इसका कंप्लीट स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस के 2 रो T1 और T2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस अगले वाला स्टेप कितना होगा बेटा, 1/3। ध्यान से देखो आप, 1 फैक्टोरियल 3 ये होगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस के 2 रो T1 T2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। यही तो रिजल्ट बनेगा। आगे चलते हैं, जहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। नाउ जो मेरे को कैलकुलेट करना है ज़रा उसकी तरफ ध्यान से देखना है। अब आपको जो मेरे को कैलकुलेट करना है, ये देखो बेटा, पहला रिजल्ट जो मेरे को कैलकुलेट करना है उस पर ध्यान दो आप। नाउ मेरे को कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा बेटा, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ T1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू T2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इन किसके अंदर, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन T1 और T2। रही बात इस चीज़ की, ये क्या होता है, बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जहाँ भी आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा है वहाँ आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। पूरा रेफरेंस दे रहा हूँ, बीएससी का तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, या फिर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा है। ओके, अब मेरे को T1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और T2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का कोफिशिएंट चाहिए। अब देखो बेटा कैसे निकलेगा कोफिशिएंट, यहाँ आ जाओ वापस के ऊपर भाई। जब मैं इसको खोलूँगा, ज़रा इसको खोलो, m ऑफ T1 T2, m ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू, मेरे को T1 का स्क्वायर और T2 का स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। एक तो स्टेप फंसा हुआ है मेरा, कहाँ, T1 का स्क्वायर चाहिए और T2 का क्या चाहिए, इनटू, गुणा में है बेटा ये, इनटू T2 के स्क्वायर का मेरे को कोफिशिएंट चाहिए। क्लियर है ना। इस स्टेप के अंदर तो है नहीं, इस स्टेप के अंदर छिपा हुआ है, देखो कैसे निकलेगा। ये तो जूँ का तूँ रहेगा 1 प्लस, ये तो जूँ का तूँ, चलो मैं पूरे का पूरा लिख दूँगा, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस के 2 रो T1 T2, ओके, प्लस, ध्यान से देखना है बेटा आपको, एक चीज़ और भी है, ये 1/2 चल रहा है यहाँ पे, ये 1/2 भी है, अर्थात 1/2 यहाँ है, इंटू 1/4 होगा यहाँ पे। देखो आप, x की वैल्यू, इसका कंप्लीट स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 3 इंटू 1/2 की पावर 3 भी होगा यहाँ। देखो आप, x की वैल्यू ये चल रही है, ये मैंने गलती से लिखना भूल गया था। x की वैल्यू ये है ना, 1 प्लस एक्स प्लस फैक्टोरियल 2, तो ये हुआ x स्क्वायर, यानी इस सारी क्वांटिटी का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ये, और उसके बाद 1/फैक्टोरियल 3 इंटू 1/2 की पावर 3, छोटा सा लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। क्लियर। प्लस जब मैं अगले वाली क्वांटिटी का स्क्वायर लिखूंगा, ये होगा 1/फैक्टोरियल 2 तो है ही, इंटू 1/4। ज़रा इसका स्क्वायर देखो मैं कैसे खोलूँगा,
मैंने इसका स्क्वायर लिखा T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर, 2 रो T1 T2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 2 इंटू 2 रो T1 T2, ओके, और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। यही तो होगा। ध्यान से देखो आप, ये वाला स्टेप तो मेरा जूं का तूं है। इस स्टेप को खोला मैंने, इस सारे को ए मान लिया, ए का स्क्वायर, इसको बी मान लिया, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस 1/3, 1/2 की पावर 3, और उससे अगले वाला स्टेप। उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं, मेरे को यहीं से काम बन जाएगा मेरा। बराबर यहाँ से देखो बेटा, m ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू ये वाला स्टेप एज इट इज प्लस ये वाला स्टेप यहाँ तक एज इट इज प्लस यहाँ देखो बेटा आप क्या होगा, 1/2 तो ये हुआ इंटू 1/4 ये हुआ। इसका स्क्वायर खोलो, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 स्क्वायर, सॉरी T1 की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4 प्लस 2T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर इंटू प्लस, आगे चलते हैं भाई, ये कितना निकला, 4 रो स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, यही बनाना, प्लस आगे मेरे को ज़रूरत नहीं है, ओके। अब देखो बेटा, कोफिशिएंट निकाल रहा हूँ, ये वाला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का मतलब निकलता है 4, इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आप, एक तो कितना होगा T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर, पहले वाला स्टेप तो निकल करके आएगा कितना, देखो आप, मैं उसके अंदर से वही स्टेप निकाल रहा हूँ। जब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा T1 और T2 वाला देख रहा हूँ, इसमें से T1 और T2 वाला स्टेप कॉमन लो, ये दो स्टेप रखे हुए हैं, कितना होगा भाई, 2T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, ये तो स्टेप होंगे बटे फैक्टोरियल 2 इंटू 4, इस 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना निकल करके आएगा बेटा, 2 मैंने कॉमन ले लिया और T1 और T2 भी कॉमन ले लिया, 1 प्लस के 2 रो स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर बटे 2, इससे ये कैंसिल, तो कितना निकला कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मेरे पास निकल करके कितना आया भाई, कोफिशिएंट जो निकल करके आया बेटा, वो निकल करके आया 1 प्लस के 2 रो स्क्वायर, और ये जो कोफिशिएंट है किसका कोफिशिएंट है, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर बटे 4 का कोफिशिएंट निकल गया। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है E ऑफ x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, E ऑफ x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, यही है ना। आगे चलते हैं, तो मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पर भाई, जिसकी मेरे को ज़रूरत होगी मैं साथ साथ लिखते हुए भी चलूँगा। मेरे पास निकल चुका है यहाँ पे E ऑफ x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर की वैल्यू निकली 1 प्लस के 2 इंटू रो स्क्वायर, मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आगे चलता हूँ, अब अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा मैं, ओके। अब आगे मेरे को जो चाहिए है, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू E ऑफ T1 स्क्वायर, ओके। नाउ E ऑफ x1 स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है बेटा, E ऑफ x1 स्क्वायर क्या होता है भाई, ज़रा ध्यान से देखना है, गलती ना हो जाए, खतरनाक सवाल है बहुत, आधा घंटा हो चुका है और आधा 1 घंटा और लगेगा। E ऑफ x1 स्क्वायर,
ये तो है मेरे पास, ये भी है, ये नहीं है, x1 की पावर 4। फार्मूला जो इसका होता है बेटा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 इन किसके अंदर, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन T1 कोमा T2। देखो बेटा अब ये निकालूंगा मैं, उसके बाद आगे चलूंगा, फिर इसके अंदर वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकल जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना निकले। चलो भाई देखता हूँ कितना निकलेगा रिजल्ट। अगले वाला स्टेप देखते हैं यहाँ से, T1 की पावर 4 वाला स्टेप, ध्यान से देखना है आपको। जब T1 की पावर 4 वाला स्टेप में कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो निकल करके आएगा बेटा, देखो कितना निकलेगा। T1 की पावर 4 कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा, देखो आप, इधर तो हुआ, ये तो कोफिशिएंट चल ही रहा है। ज़रा इधर देखो आप, पहले इसको देखो, T1 की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू, इधर देखो कितना है, 1 बटे फैक्टोरियल 2 है गुणा 1/4 है, और ये T1 की पावर कितना है 4। ओके, ज़रा एक काम करो, ये सब गुणा में है, एक तरफ तो है मेरे पास कितना, T1 की पावर 4, कोफिशिएंट ये तो लिखा हुआ है ही, कोफिशिएंट ऑफ T1 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू, मैंने ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दी, 3 गुणा 1 गुणा T1 की पावर 4 तो ऊपर है, बटे नीचे लिखा मैंने 2 गुणा 3 गुणा 4। ओके, अब देखो बेटा, ये टोटल की टोटल क्वांटिटी उस तरफ तो चल ही रहा है, कोफिशिएंट ऑफ T1 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू, ऊपर निकला 3 इंटू T1 की पावर 4 बटे, इसको क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 4, इससे ये ख़त्म, कोफिशिएंट कितना बना, कोफिशिएंट हुआ ऑफ, अब ये बना T1 की पावर 4 इज इक्वल टू, इधर कितना हुआ 3। क्लियर, ये किसकी वैल्यू थी, E ऑफ x1 की पावर 4, सो दैट यहाँ से निकल करके आई E ऑफ x1 की पावर 4 की वैल्यू कितनी निकली 3। सिमिलरली इसी प्रकार मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा, सिमिलरली E ऑफ x2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आगे चलते हैं, अब नाउ आ चुकी ना मेरे पास, ये जो दो वैल्यू निकल करके आई है, पहले मैं इनको लिख लूँ, कभी गड़बड़ हो जाए बेटा। एक रिजल्ट मेरे पास निकला हुआ है E ऑफ, एक रिजल्ट तो मेरे पास निकला हुआ है E ऑफ x1 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 निकल गया है। E ऑफ x2 की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है, और E ऑफ, अगले वाला रिजल्ट है E ऑफ x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 प्लस के 2 इंटू रो स्क्वायर, ये आ चुका है। नाउ और भी देखता हूँ बेटा, जो मेरे पास निकला हुआ है ज़रा उसको भी देखो, आ चुका ना। E ऑफ x1 स्क्वायर मेरे पास पहले से ही है, ज़रा ये भी लिखो आप, E ऑफ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, E ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। नाउ रो का फार्मूला क्या है मेरे पास, नाउ ये जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यू डालूंगा मैं, नाउ रो ऑफ x1 स्क्वायर कोमा x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला है कितना बेटा, E ऑफ x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर माइनस E ऑफ x1 स्क्वायर इंटू E ऑफ x2 स्क्वायर बटे अंडर द रूट E ऑफ x1 की पावर 4 माइनस E ऑफ x1 स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, फार्मूला होता है गुणा अंडर द रूट
ई ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ की पावर 4 माइनस ई ऑफ x2 स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर होता है ना। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। सारे रिजल्ट्स मेरे पास निकल चुके हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी ज़रूरत है बेटा, चलो लिख लिया है मैंने। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से मैं वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ कितना होगा। नाउ रो ऑफ x1 स्क्वायर कोमा x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू डाली मैंने, कितनी है 2 रो स्क्वायर प्लस के 1 माइनस ई ऑफ x1 स्क्वायर 1 इंटू 1 बटे अंडर दी रूट ई ऑफ x1 की पावर 4 3 माइनस ऑफ ई ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस के 1 गुणा अंडर दी रूट 3 माइनस के 1। इससे ये ख़त्म, देखो ना आप, ऊपर निकल करके आया कितना 2 रो स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 1 बटे नीचे निकला अंडर दी रूट 2 गुणा अंडर दी रूट 2। इससे ये ख़त्म, फाइनली निकला रो x1 स्क्वायर कोमा x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो स्क्वायर बटे अंडर रूट 2। इससे ये ख़त्म, इज इक्वल टू रो स्क्वायर। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन यही कह रहा था बच्चों, 31 मिनट का लेक्चर हो चुका, कि इनके बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट, इनके बीच का x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट रो स्क्वायर होता है। यही रो स्क्वायर आ चुका, अर्थात यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नेट के अंदर और जीआरएफ के अंदर कम से कम 10 बार आ चुका है। बहुत बढ़िया सवाल था। जीआरएफ के अंदर कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका। बीएससी स्टैटिक्स के अंदर आ चुका है, एमएससी स्टैट के अंदर आ चुका, बीएससी फाइनल में भी आ चुका है। और आप तो इस चीज़ को जानते हो, जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं मैं उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ता। दूसरी बात, या तो किसी सब्जेक्ट में हाथ नहीं डालूंगा, और अगर हाथ डालूंगा ना उसकी बखिया उखेड़ करके रख दूंगा। मेरे किसी भी लेक्चर के अंदर तुम्हें डाउट नहीं लग सकता। बहुत सोचने समझने के बाद सब्जेक्ट में हाथ डालता हूँ, लेकिन अगर गलती से हाथ डाल दिया ना तो क्रिस्टल क्लियर होगा सब्जेक्ट, एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा। ओके, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए। आई विल हेल्प यू। बाय।